अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक सुहेल गोइंदी और मैं आपके साथ आज ज़ाती बातें करूंगा। वो इसलिए कि मेरी ज़ाती बातें लॉकडाउन और कोरोना से मुताल्लिक हैं। मैं वो शख्स हूँ जो दिन में 14 से 18 घंटे काम करता है और लोगों से मिलता है। मसलन नवंबर के महीने से मार्च तक मैं हर रोज़ 150-200 लोगों को मिलता था। मेरे दफ्तर में 50-50 लोगों की मीटिंग्स होती थी, 100 लोगों की भी मीटिंग होती थी। फैज़ मेले की, फिर जालम मेले की, फिर औरत मार्च की, फिर लाल लाल लहराएगा उसकी। तो मैं अपनी बेगम का बड़ा कहा मानता हूँ। हम कहते हैं जी रन मुरीद, तो अगर पीर मुरीद हो सकते हैं तो रन मुरीद क्यों नहीं हो सकते? आप बीवी की बात क्यों नहीं मान सकते? आपकी दोस्त होती है। रीमा ने मुझे कहा कि तुम्हें कोरोना हो जाएगा, चलो हम आइसोलेशन में चलते हैं। मैंने तकरीबन 1 महीना रजिस्ट किया फरवरी से। वो फरवरी से मुझे कह रही थी कोरोना फैल जाएगा बाबा, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, तो तुमने बाज नहीं आना ना फ़ारूक तारिक ने, तो तुम लोगों को पाकिस्तानियों को नहीं अंदाज़ा, वो लबनानी है, आपको पता बड़े कॉन्शियस लोग हैं इन चीज़ों के। मैंने इसका कहा माना और 1.25 महीना मैंने ज़िद की पाकिस्तानियों की तरह। लेकिन जब 16 मार्च को उन्होंने, बेगम ने कहा, फिर 19 की हमने सीट भी बुक कराई थी, फिर मैंने बड़ी महंगी सीट बुक कराई, यानी कि 1 दिन के नोटिस पे 18 मार्च को हम तुर्की आ गए। हमारे पास यहाँ एक रिहाइश है। मैं ज़ाती चीज़ों को चूँकि इतना प्रमोट करना पसंद नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, तो मैं तुर्की नहीं आया, मैं अपने घर आया हूँ। और 18 मार्च से मैं आइसोलेशन में हूँ और मेरे लातादाद दोस्तों को कोरोना हो चुका है। लातादाद दोस्तों की, अहले खाना की, जानने वालों की पहले पिछले 20-25 दिन से 1 या 2 के इंतकाल की खबर आती थी, 2 से 3 की आती है। पिछले 6-7 दिन से मैं खुश नहीं हूँ। मेरा वतन पाकिस्तान है, कोई तुर्की शुर्की मेरा वतन नहीं है। मेरा वतन, मेरी धरती पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है। दुनिया में घूमता हूँ, जहाँ पूरी दुनिया मेरी है, लेकिन वतन वो होता है जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आपके अजदाद की कब्रें होती हैं, जहाँ आपके अजदाद, जहाँ आपकी रूट्स होती हैं। तो मैं तुर्की आ गया क्योंकि मुझे पता था कि तुर्की में कानून की बड़ी सख्ती होती है, रियासत बड़ी, ये रियासत नेशन स्टेट है। अफसोस के पाकिस्तान में वो लोग जो मामे बने फिरते हैं तुर्की के, उनका तुर्की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सेकुलर नेशन स्टेट है, बल्कि नेशनलिस्ट स्टेट मैं कहता हूँ इसको, नेशनलिस्ट। यहाँ पहले तुर्क हैं सब, इसलिए तुर्कों का ख्याल करते हैं। तो यहाँ मैं 18 मार्च से आइसोलेशन में था और अभी भी हूँ। और आज मैं जहाँ आया हूँ, अगर मेरे अर्तुल ड्रामा देखने वाले बहन भाई जान जाएंगे मैं कहाँ हूँ, जो मुझे अर्तुल बताते हैं। मैंने 18-20 साल में अर्तुल, उस्मान गाजी, उरहान गाजी, ये सारा पढ़ लिया था और अभी तक पढ़ता जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने टर्की मेरा एक सब्जेक्ट है। तो मैं जहाँ पे हूँ, जिस झील पे हूँ, ये मेरे घर के बिल्कुल करीब है। ये वो जगह है जहाँ पे उरहान गाजी का शहर है, जो ग्रैंडसन था, बहुत बड़ा फातेह था। ये अर्तुल तो कुछ भी नहीं है उरहान गाजी के सामने। तो मैं पहले आपसे बातें करूँगा कि मैंने अपनी बेगम साहिबा का कहा माना, जो कि मैं हमेशा से कह रहा हूँ पिछले 3 माह से कि मैंने उनका कहा माना, और मैं मुकम्मल आइसोलेशन में हूँ। इसको मैंने घर बंदी कहा है, इसको मैंने खुद तन्हाई कहा है, इसको मैंने खुद एहतियाती भी कहा है। तो आज जो खबरें हैं मेरे पास, जो मेरे जानने वाले डॉक्टर हैं, मेरी फैमिली में मेरी बहनें डॉक्टर हैं, मेरा बहनोई डॉक्टर है न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, जहाँ रोज़ की 100 लाशें जाती थी। तो मेरी बहन ने, डॉक्टर आमना ने मुझे रोते हुए कहा, उसके नाक और सारा मुंह छीला होता है, वो रोज़ हॉस्पिटल जाते हैं, बिल्कुल मेरे बच्चों जैसी है आमना और उमर, बिल्कुल मेरे बच्चों की उम्र की है। वो मेरी बेटी जैसी है मेरी बहन। उसने आज से 1.5 महीना पहले कहा, खुश नसीब हैं वो फ़ारूक भाई जो घरों में बैठने की चांस रखते हैं, क्योंकि उनको हर रोज़ हॉस्पिटल जाना होता था। जा रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों मरीजों को डील करते हैं, दर्जनों लाशें, वो हॉस्पिटल जो दुनिया का फोकस बना हुआ था। तो उसने कहा सबसे बड़ी एहतियात, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट अभी यही है कि हम अपनी एहतियात खुद करें। तो मुझे डॉक्टर आमना की वो बात लगी कि वो लोग जो ईद पे गले मिल रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, पैसे जेब में नहीं है। देखें, हुकूमतों का भी काम है
मुल्कों को, कौमों को, रियासतों को चलाना, हमने खुद भी चलाना है। घर की सफाई हमारे ज़िम्मे है, ये इमरान खान के ज़िम्मे नहीं है, जरदारी के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के। गली की सफाई भी हमारे ज़िम्मे है। यहाँ पर रियासत, स्टेट और सोसाइटी फेल हो जाए तो वहाँ डिज़ास्टर होता है, और ये डिज़ास्टर किसी एटमी धमाके से बड़ा होता है। मैं यहाँ आपके साथ तुर्की के तजर्बा शेयर करूँगा, चूँकि तुर्की बड़ा आइडियल है आजकल, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है अगर पाकिस्तान तुर्की बन जाए। यहाँ पर तकरीबन मिड मार्च से लॉकडाउन और कर्फ्यू चल रहा है। और लॉकडाउन कैसा है यहाँ पर, ये कर्फ्यू जैसा है। मसलन इसको वो कहते हैं, मसलन 20 साल का बच्चा, अभी भी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, 20 साल का बच्चा सड़क पर नहीं आ सकता। मैं ना 20 साल तक में आता हूँ, ना 65 साल। इसी तरह 65 साल से बड़ा कोई सड़क पर नहीं आ सकता। ये पूरा एक कर्फ्यू है। जो बाहर आता है उसको लाख रुपए तक फाइन है, और पुलिस यहाँ पर ऐसे सख्त है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान नहीं है जैसे मैं सड़क पर देखता हूँ मोटरसाइकिल वाले को एक ट्रैफिक वाला जायज़ बुनियाद पर रोकता है तो वो फौरन पहले मोबाइल निकालता है। मैं पाकिस्तान में भी अपना तारुफ नहीं कराता, अपना चालान करवाता हूँ अगर मैं कानून तोड़ता हूँ, या पुलिस वाला मुझे कहता है आप कानून तोड़ते हैं। तो तुर्की में तकरीबन 80% जो शहर थे ये सील्ड थे। पूरे शहर 80%, इस्तांबुल, अंकारा, इजमिर, अर्जेरूम, बुरसा, मलातिया, जितने शहर थे सील्ड थे। एक शहर से दूसरे शहर कोई नहीं जा सकता, जितने भी मर्जी आप सफारशी हों, जितनी बड़ी शख्सियत हों। तो कानून की सख्ती बहुत सख्त थी तुर्की में। ये मेरे लिए एक किस्म की कारामद साबित हुई। मैंने वैसे भी नहीं था जाना, क्योंकि मेरा यहाँ दोस्त नहीं है, और तुर्क जो से वो हमारी तरह घुल मिल नहीं जाते। हम साउथ एशियन लोग बड़ी मोहब्बत वाले रूहानी लोग हैं। ये लोग बड़े आगे के लोग हैं, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मेरे यहाँ ऐसे कोई दोस्त नहीं है कि महफिलें बर्पा होती हैं, या अरब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम 3 फैमिलीज़, हम तकरीबन जब वहाँ पाकिस्तान से यहाँ आए तो हमने अपने घर में 14 से 20 दिन किसी को नहीं मिले। हमारी 3 फैमिलीज हैं, 4 हैं असल में। एक इराकी फैमिली है, एक सीरियन फैमिली है, एक लबनानी फैमिली है। तो 2-2, 3-3 लोग हैं। हम सारे आइसोलेशन में रहे और फिर हम मिलते हैं अब, सही जो बात है, क्योंकि अब हम एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं और हम कहीं भी नहीं जाते ये सारे लोग। तो अब मैं जो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतनी सख्ती है खान साहब, वज़ीर आज़म साहब और अवाम साहब दोनों को कहना चाहता हूँ कि ना अवाम बाहर जाते हैं, ना हुकूमत बाहर आने देती है। अभी भी 20 साल का बच्चा सड़क पर नहीं आ सकता, यानी 20 साल तक। 65 साल से बड़ा नहीं आ सकता, उसके लिए कर्फ्यू है। लॉकडाउन नहीं है, मैं कह रहा हूँ कर्फ्यू है। और रियासत यहाँ पर वसाइल ज़्यादा रखती है, यहाँ के अस्पताल जदीद हैं, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा एडवांस है, यहाँ पर बहुत कुछ है। और ये नया नहीं है, कुछ लोगों ने कहानियाँ बना ली हैं। वो जमात इस्लामी वालों ने, मैं उनकी एक साइट देख रहा था कि अर्दवान की तस्वीर के पीछे अतातुर्क की कह दिया लामा इकबाल है भी। अतातुर्क उनका हीरो है, अर्दवान का भी। ये अतातुर्क की रियासत है, ये अतातुर्क की रियासत है, मैं बार बार कहूँगा। मैंने कल परसों एक साइट देखी, जमात इस्लामी वाले मामे बने हुए हैं, पहले अफगानिस्तान के बने थे, फिर सोवियत यूनियन तोड़ने के। अब भी ये एक ऐसी रियासत है जो सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म पर चल रही है और कामयाब हुई है। तो इनकी जो अचीवमेंट है वो एक अलग सियासी बातें हैं जो मैंने ज़िंदगी का सारा सरमाया लगाकर इस मुल्क को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये जो एनालिस्ट जिनको आप समझते हैं ना, ये भट्टी जो बैठे होते हैं, जो लुज़ैन मुआहदे को कह रहे हैं जी 2023 में ख़त्म हो जाएगा और सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी, 40 मुल्क आ जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा कालिया, मैं ये पूछूंगा। हमारा उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम पहले भी सल्तनत उस्मानिया के तहत नहीं थे। अव्वल तो अगर सल्तनत उस्मानिया ने बहाल होना है तो मुझे एक दिन भी अर्दवान के मुंह से ये नहीं पता उसने कहा कि सल्तनत उस्मानिया हम बहाल करने जा रहे हैं और मुआहदा लुज़ैन ख़त्म होने जा रहा है। हम कहानियों किस्सों में रहते हैं। यहाँ मैंने एक कैसेट, एक वीडियो शेयर की थी। डॉक्टर, वो अमेरिका में है, हाफिज़ साहब, बिलाल शायद उनका नाम है, मेरे पोस्ट वाल पे देख सकते हैं। उसने कहा था कॉन्स्पिरेसी थीरी से बाहर निकलें, कि कोरोना के बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थीरी हैं कि WHO पैसे दे रहा है और वो जो अस्पताल है उसको लाखों डॉलर मिल रहे हैं। उसने अमेरिका का बताया कि WHO गरीब हो गया, यानी कि कर्ज पे चला गया है। अस्पताल अमेरिका के अस्पताल जो से हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं,
वो आप देखें, हाफिज साहब हैं, अमेरिका के डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी, जो इंटरनल वायरस के डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कैसे कॉन्स्पिरेसी थीरीज पर यकीन किया जा रहा है, कोरोना वोरोना कोई चीज़ नहीं है। ये वो मेंटेलिटी है जो हम सियासी कॉन्स्पिरेसी थीरीज पर भी चलते हैं। जैसे अर्तुगरुल ड्रामा आया था, अच्छा मेरा मौक़िफ़ और था, मैं अर्तुगरुल ड्रामे का मुखालिफ नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि पीटीवी का ये कोई फ़ख्र नहीं है, ये तो टीआरटी का फ़ख्र है। उन्होंने शानदार ड्रामा बनाया, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का ड्रामा बनाया, आप देखें दीवाने हो जाएं। उन्होंने कनान एवरन के खिलाफ मार्शल लॉ का ड्रामा बनाया, वो आप देखें तो आप दीवाने हो जाएं। उन्होंने अतातुर्क पर फिल्में बनाई, वो आप देखें तो आप हैरान हो जाएं। तो जो मैं बातें शेयर करना चाहता हूँ, चूँकि जैसे इस्लाम में दौलत के इर्तिकाज़ को जुर्म कहा गया है, मैं ऐसे इल्म के इर्तिकाज़ को भी जुर्म कहता हूँ। और ये जो हमारे मुल्क में गुमराह किया जाता है मजहबी हवाले से नहीं कि उनको गलत फ़िरका वारियत पढ़ाई जाती है, उनको आज की मालूमात भी झूठी बताई जाती है। तो मैं एक ऐसे मुल्क में आ गया और मेरे दोस्त फारूक तारिक साहब अभी भी कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने एक रात पैदल अपने कमरे में 8 बाई 7 का कमरा है, जेल जैसे वो रह रहे हैं। जैसे उन्होंने मुकाबला किया है कोरोना के खिलाफ, वो एक कहानी है पाकिस्तान की। और मेरे तकरीबन हर जानने वाले के घर वाले को, किसी को कोरोना है, किसी को अल्लाह करे वो रिकवर कर जाए, फारूक तारिक साहब भी रिकवर कर जाए। मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ ये कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी अम्मी और अब्बू को, अपनी वालदा को और अब्बा जी को बड़ा मिस कर रहा हूँ, अपने भाई को, अपने भाई भाभी को, उसकी बेटी को, सबको मिस कर रहा हूँ। मैं रोता रहा हूँ कई दिन, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पहली दफ़ा ये बातें शेयर कर रहा हूँ। मैं एक हसास आदमी हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उड़ के पाकिस्तान आ जाऊँ सिर्फ अपने उनको मिलने के। मुझे डर लगता है कि वहाँ पर जैसे लोगों ने ईद मनाई है, चांद रात मनाई है, जैसे ईद में गले मिले हैं, यहाँ पे वो आप मुझे दिखाते हैं जी जुमा हो रहा है जी इस्तांबुल में, लोग कैसे न, मुझे क्या दिखाते हैं, मैं देखता हूँ जुमा हो रहा है और कितने डिस्टेंस पे हो रहा है। ये बचपन में मैं आज से 50 साल पहले भी सुनता था कि तुर्क हाजी सबसे अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? तालीम याफ्ता हैं। जब तालीम आती है, मुसलमान हो कोई हो, तो उसका शऊर बुलंद हो जाता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त किस जगह पे हूँ। ये झील है एक बड़ी शानदार, और ये मेरे दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं, ये इसको तरबूज खा रहे हैं। और ये सारे ये मेरे सीरियन दोस्त हैं, हसान है, और ये हम आज झील में हैं। और रीमा भी है, रीमा कमन मेरी बेगम मेरे साथ है। चूँकि आज मैंने पर्सनल बातें की हैं तो रीमा मेरे साथ हैं। तो हमने आज आइसोलेशन को तोड़ा है, तो सिर्फ इसलिए कि हमारा जो डिसिप्लिन है तोड़ने का, वो ये था कि हम गाड़ी पे आए हैं, हमारे घर से 15-20 मिनट की ड्राइव है, लेकिन मैं आज 3 महीने बाद यहाँ आया हूँ। कानून का मैं एहतराम पाकिस्तान में भी करता हूँ, मुझे कई लोग वहाँ बुज़दिल समझते हैं, नहीं, मैं ट्रैफिक के कानून का या किसी भी कानून का एहतराम इसलिए करता हूँ कि कानून मेरे लिए बना हुआ है। तो आज मैं निकला हूँ और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था। अब मैं थोड़ी सी बातें तारीखी, जो जगह है ना, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। आज मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पता नहीं अगले 2 साल के 1.5 साल कैसा गुजरे, जब तक कोई साइंटिस्ट वैक्सीन नहीं बनाएगा, टेस्ट नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी। ये देखें आजकल हमारी दोस्तियाँ ऐसी हैं। ये रीमा मेरे साथ हैं, और आजकल हमारे कोई न कुछ बिल्लियाँ हमारे वहाँ भी हैं जहाँ हम रहते हैं। हमारे दोस्त हैं इमाद, जो लबनानी मेरे भाइयों जैसे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और मेरे इराकी दोस्त हैं। ये जलावतन लोग हैं। इनकी एक कहानी सुनाऊंगा, एक बुलबुल की कहानी। बगदाद की जलावतन बुलबुल, चूका उसको कहते हैं, वो उसकी जलावतनी जो मेरे हाथ में आ जाती है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ उन एनजीओ के लोगों को जब मैं कोई पोस्ट करता हूँ कि घरों में बैठे तो कहते दिहाड़ीदार का क्या बनेगा। अभी मुझे भी पता है, मैं खुद दिहाड़ीदार हूँ, मैं ना एंकर हूँ ना कॉलमिस्ट हूँ पेड। मैं अगर आप मेरे मुआशी हालात को जान जाएं कि 3 महीनों में जो मुझे इकनॉमी अभी तक जो मेरे पर जो प्रेशर है, इसका मुझे लॉस 2 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपने अदारे के अंदर मुंसलिक जितने लोगों को ये कहा कि मैं गली में 1 किलो चावल बांटने की बजाय कि मैं चावल बांटूं और तस्वीर उसकी उतारूं, नहीं, वो नहीं करूंगा। जो मेरे साथ मेरे कॉमरेड, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे दफ्तर जमहूरी पब्लिकेशन में हम जिस मेहनत और मुशक्क़त से जी रहे हैं, ये मुझे ही पता है, मेरा अल्लाह जानता है। तो ये अब दुनिया एक नई दुनिया है, इसके अंदर हमें नए अंदाज में रहना है। मेरा भी दिल करता है मैं
सलमान आबिद को मिलूं, फारूक तारक को मिलूं, लेकिन बड़े दोस्तों को मिलूं, इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब को मिलूं, सुहेल वड़ाइच को मिलूं, आमद मीर को मिलूं और महफिलें बर्पा करता हूं। मैं तो लाहौर में, मैं तो मशहूर हूं, दोस्तों के साथ सियासत की महफिलें, मेले लगाऊं, जालम मेला लगाऊं, जुलूस निकालूं, लोगों के हकूक़ की जदोजहद करूं, क्योंकि मेरा प्लेयर स्ट्रगल है, बड़ा दिल करता है मेरा। मैं आपको बताऊं, मैं 10-12 दिन से बहुत उदास नहीं, परेशान नहीं, बिल्कुल डिप्रेस भी हूं। मैं इंसान हूं लेकिन मैं दलेर आदमी हूं। मुझे अल्लाह ताला ने शायद जबल्लत में दिया है, मुझे स्ट्रगल में सबसे बड़ा प्लेयर है मेरी ज़िंदगी का, द बिगेस्ट प्लेयर है। तो यहाँ मैंने आइसोलेशन इसलिए की कि मेरी बेगम को मेरे पे यकीन नहीं था कि लाहौर में मैं आइसोलेशन करूँगा। तो आपसे भी यही मेरी दरख्वास्त है कि आप आइसोलेशन में रहें, इसका अभी कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी एहतियात खुद एहतियाती है, सबसे बड़ा इलाज घर बंदी है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट खुद तन्हाई है। और लोगों को ना मिलें जो आप पर डिपेंडेंट हैं, लोग जो आपके टीम है, घर में काम में आपके काम वाली बच्ची है, खातून है, मैं मुलाजमा नहीं कभी कहता, उनका ख्याल करें, उनको घरों में तनख्वाह दें। हम मिडिल क्लास फिर सर्वाइव कर जाएंगे। और मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं जी बाज़ार खोल दें हैं, तो आपने मौत के बाज़ार खोलने हैं। आपको हमने मुतालबा किया था मेरे प्लेटफॉर्म से, जमहूरी खल्क से भी, और हमारे दूसरे 30,000 रुपया बेरोज़गारों को, दिहाड़ीदारों को आप दें। अगर आप 30,000 रुपया देंगे, गरीबों को अरबों रुपया दे देंगे, तो वो किराने की दुकान पर जाएंगे, वो किराने से घी खरीदेगा, शक्कर खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, दूध खरीदेगा, तो एक नए अंदाज की इकॉनमी चलेगी। आप उन इकॉनमी से रब्ता करें जो वो मुतबादल एजेंडा रखते हैं इस मुल्क में। डॉक्टर अकमल से रब्ता करें, कैसर बंगाली साहब से रब्ता करें। वो इकॉनमिस्ट जो पाकिस्तान को वो एक मुतबादल इकॉनमी की तौर पर चलाना पड़ेगा। मैं इसमें इमरान खान को जिम्मेदार नहीं ठहराता, सिर्फ ये फेलियर निज़ाम का है, ये एक अहम बात है। ये फेलियर हुकूमत का भी फेलियर नहीं है, खुदा न खासा ये स्टेट अपरेटस का फेलियर है। ये वो कॉलोनियल स्टेट, और इसको इमरान खान चूंकि ये शऊर नहीं रखते थे कि वो बदल सकेंगे, इसलिए मुझे यकीन था कि वो नहीं बदल सकें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं इसको बदल सके, चूंकि उन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो बदलने वाली थी। जब वो पावर में बढ़ते गए आगे तो पार्टी बदलती गई, इसीलिए वो सूली पर चढ़ा दिए गए। चूंकि उन्होंने जो काम किया था, वो बड़ी एक मैं अहम बात सुनाऊंगा कि वो चुवन लाई को मिले जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई 2-2.5 सालों के बाद इक़्तिदार में, जो उनके कंटेम्प्रेरी हीरो थे। और चुवन लाई भी अपर क्लास से थे, वो सॉर्बन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो उन्होंने, भुट्टो साहब ने जाके चुवन लाई को कहा कि मैंने नेशनलाइज कर ली हैं, बैंक कर ली हैं, फैक्ट्रियाँ कर ली हैं, मैंने इंश्योरेंस कंपनियाँ नेशनलाइज कर ली हैं, स्कूल कर ली हैं। तो चुवन लाई सुनते रहे, तो उन्होंने कहा तुम तेज जा रहे हो। अच्छा, भुट्टो साहब बड़े हैरान हुए बजाय शाबाश देने के। अब चुवन लाई भी एक अमीर आदमी था, लेकिन जब सोशलिज्म आया, इंकलाब आया, तो चुवन लाई ने अपनी सारी प्रॉपर्टी स्टेट को दे दी थी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाहर आए कमरे से बाहर, तो साथ जो लोग थे, डॉक्टर मुबशर हसन ने मुझे वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो बाद में क्या हुआ कि वो अधूरी रिफॉर्म्स के विक्टिम बने, वो अधूरी रिफॉर्म के विक्टिम बने। उसको उस निज़ाम ने कत्ल कर डाला जिसको वो बदलना चाहते थे। और उन्होंने इफ़ आई एम असैसिनेटेड अपनी किताब में ये कहा था कि आज मैं फांसी का मुंतज़िर हूँ 7/10 की कोठरी में, और मार्शल लॉ लगा है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। इफ़ आई एम असैसिनेटेड में लिखा है, चूँकि मैंने यूटोपियन कोशिश की, ऊपरी तबके और मेहनत कश तबके, निचले तबकात की मफामत, ये एक यूटोपियन है। चूँकि एक तबके को दूसरे तबके पर फतह पानी होती है, तो उसका नतीजा है कि मैं आज सजाए मौत का मुंतज़िर हूँ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा। तो उन्होंने कहा हमें लेसन ये है मेरी इस सजाए मौत का और कोठरी में आज सजाए मौत का मुंतज़िर होने का, कि हमें तबकाती बुनियादों पर जदोजहद करनी है। तो जब मैं इमरान खान साहब को मैं पुराना जानता हूँ, मैं पहले सियासत में था, उनके साथ कुछ दोस्ती भी रही है, तो मुझे पता था उनका शऊर का लेवल क्या है सियासी। वो इस कॉलोनियल ढांचे की डायनेमिक्स को नहीं जानते, वो कोई भी नहीं जानता। पाकिस्तान में जितने भी लीडर हैं, ये आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, और भी हों, मैं लोगों के चूँकि बुत हैं, ये सब टूट जाते हैं। इसको जिन्होंने जाना
उनमें से एक अदना मैं भी था, वरना मैं सियासत में होता। तो ये जो कॉलोनियल सिस्टम है, ये जो रियासती निज़ाम है, वो फेल हुआ है इस कोरोना में भी। अगर अमेरिका का रियासती निज़ाम जो सरमायादारी निज़ाम की इंतहा है वो फेल हो गया, और आप देखें कि लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी आई जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल करने पर। पाकिस्तान में ऐसी रेजिस्टेंस है, हम बड़ी मिसालें देते हैं। और जब मैंने ये कहा था, ये अभी जो 2 बच्चियां जो टीवी एक्ट्रेस हैं, शायद मैं तो जानता नहीं टीवी एक्टरों को, लोगों ने कहा जी ये हो जाएगा, वो सड़क पे किसी ने गोल गपाड़ा किया तो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा ये हुक्मरान तबकात की लड़ाई है। हमारे मुल्क के पिछले 10 साल से मीडिया का एजेंडा क्या है? क्या मेहनत कश मजदूर, किसान, दहकान, तालीम, गुर्बत, हस्पताल, ये एजेंडा है हमारे मीडिया का? क्या हमारे एंकर्स का, एंकरियों का ये एजेंडा है? क्या हमारी सियासी जमातों का ये एजेंडा है? नहीं, हमारे एंकर, एंकरियां, मीडिया और सोशल मीडिया भी। अब वहां पर क्या है? चंद खवातीन के स्कैंडल्स हैं, शादियां हैं, तलाकें हैं, लड़ाइयां हैं। ये एक तबाहशुदा मुआशरे की निशानियां होती हैं जो मेरे मुल्क में हर रोज एक खबर होती है, और लोग समझते हैं कि अब कोई पकड़ा जाएगा। लेकिन मैंने कहा था सुलह होगी। तो आप इन हुक्मरान तबकात की लड़ाई में से कभी अपनी कामयाबी की उम्मीद ना तलाश करें। कामयाबी तब होगी जब हमारा शऊर अवाम का बुलंद होगा, हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे। मैं अपने मुल्क के लिए सोचता हूँ। मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं ना भी सोचूं तो मैं तो बड़ी अच्छी क्लास से पढ़ा लिखा हूँ ना, ये मैं दर्द से कह रहा हूँ, कोई एहसान नहीं करता मैं, लेकिन मेरी ये कमिटमेंट है कि पाकिस्तान के मेहनत कश अवाम की आवाज़ बुलंद करता हूँ। मुझे कौन पैसे देता है इस बोलने के? मुझे कोई अदारा भी नहीं देता, कोई मजहबी जमात भी नहीं देती, किसी सियासी जमात में भी नहीं हूँ। अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीफ करता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं मैं पीपल्स पार्टी में चला गया, मैं था कभी। अगर मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है मैं मुस्लिम लीग क्यू या नून में चला गया हूँ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में ये सिर्फ हुकूमतों का फेलियर नहीं हुआ, ये स्टेट क्राफ्ट का, उस रियासत का भी फेलियर है जो लोगों को सादा बुखार का इलाज करने से कासर है। वो कोरोना किसे क्या करेगी? तो अब पाकिस्तानियों को एक नए अंदाज से सोचना होगा। हम कोरोना के खिलाफ पहले लड़ें अज खुद, और हुकूमत को भी मजबूर करें कि हुकूमत अपनी इकॉनमी को कोरोना बेस्ड इकॉनमी बनाए, इंटरनल इकॉनमी बनाए और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करे। जैसे मैंने कहा डॉक्टर कमल हुसैन से रब्ता करें, कैसर बंगाली से रब्ता करें, और इकोनॉमिस्ट हैं जो मुतबादल इकोनॉमी का एजेंडा रखते हैं इस मुल्क में, और इस क्राइसिस से निकलें हम। और उसके बाद फिर हम एक नई जद्दोजहद करेंगे कि पाकिस्तान में नए स्टेट को एक पीपल स्टेट, अवाम की, खल्के खुदा की रियासत, अवाम के लोगों की रियासत बनाई जाए। ये रियासत जब लोगों की रियासत बनाई जाएगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तानी दुआओं से अगर तरक्की करते तो अब तक तरक्की कर गया होता ना। मैं बचपन से सुनता हूँ दुआएं भी और बददुआएं भी सुनता हूँ अपने। मैं जुमा जब पढ़ने जाता हूँ, ईद पढ़ने जाता हूँ, हम काफरों के लिए दुआएं मांगते हैं कि उनको ये हो जाए कि बरस में जिन्होंने किया, चेचनिया में ये किया, वो तरक्की करते गए, हम पीछे चले गए। तो खाली दुआ कोई चीज़ नहीं है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये मुझे शेर भूल रहा है अगला मुझे, चूँकि ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, जो भी है। तो मेरा तो वो मुद्दा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये फेलियर हुकूमत का तो है, सोसाइटी का भी है, स्टेट का भी है। तो मैं आपको ये थोड़ी सी नज़ारा कराता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे बैठे हैं। ये है, यहाँ लोग फैमिलीज़ के साथ आए हैं, आप भी देखें। और तो ये है वो झील, और इसके पीछे एक बड़ा यूनानी तारीखी शहर है। ये तुर्की का वो हिस्सा है जो तारीखी तौर पर बहुत कदीम है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।